बाजार आजकल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके होते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक यादव। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा दूसरा नंबर है 02223001635। आप हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, #बाजार आज और कल लिखना ना भूलिए। मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। शेयर बाजार आज लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 139 अंक फिसलकर 59,600 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43 अंक टूटकर 17,500 के पार बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में 5 अंकों की मामूली बढ़त दिखी। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार आज उबरने की कोशिश में क्यों नाकाम रहा। लगातार 5वें दिन भारतीय बाजार दबाव में दिखे। आज थी फरवरी सीरीज की एक्सपायरी, यानी कि इस सीरीज का आखिरी दिन। संकेत थोड़े से बेहतर मिले जुले, अमेरिकी बाजारों में हरे निशान के साथ मिली जुली क्लोजिंग, और साथ ही साथ जो डाउ फ्यूचर्स है सुबह से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। 4 दिनों तक तेजी से गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय बाजार थोड़ी संभलने की कोशिश करेंगे, और की भी, लेकिन ऊपर खुलने के बाद फिर से वापस नीचे की तरफ आते दिखे। आज 17,450 के आसपास लो बनाकर वहां पर सपोर्ट लिया और 17,625 यानी कि पौने 200 पॉइंट की रेंज में बाजार ने उतार चढ़ाव के बीच कारोबार किया। लेकिन आखिरी आधा पौन घंटा फिर से प्रॉफिट बुकिंग का रहा और बड़ी मुश्किल से 17,500 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी होल्ड कर पाया। बैंक निफ्टी का भी कमोवेश यही हाल था। 39,600 तक फिसलते हुए दिखे हम बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर जो रिकवरी बनी 40,000 के ऊपर बार बार आने की कोशिश जरूर बैंक निफ्टी ने की, लेकिन टिक नहीं पाया। 40,150 का हाई बनाने के बाद एकदम फ्लैट 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। यानी कि कह सकते हैं लगातार 5वें दिन भारतीय बाजार कमोबेश दबाव में ही रहे। हालांकि ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर आज थोड़ी सी बेहतर थी, उतने खराब नहीं थे। आज सुबह सुबह बिकवाली का दबाव आने की वजह एफआईज की तरफ से कल के सेशन में बढ़ती हुई बिकवाली के आंकड़े थे, और उसके अलावा रोल ओवर्स का प्रेशर। तो आज दोनों ही ट्रिगर्स ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आए। लेकिन चूंकि बाजार थोड़े हल्के थे, काफ़ी ओवरसोल्ड भी हो चुके हैं, ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की भी हुई, इसी वजह से निचले स्तरों पर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का, थोड़ा ओवरसोल्ड होने के बाद खरीदारी का भी सहारा आता दिखा और मिला जुला कारोबार बाजार में दिखा। तो अब भी मूड, माहौल और सेंटिमेंट सुधरने में शायद वक्त लगे, लेकिन हाँ, एक बात कह सकते हैं कि 3-4 दिनों तक बड़ी मुश्किल होने के बाद आज उतना खराब ट्रेडिंग सेशन नहीं था जितना कि शायद एक्सपायरी के दिन हो सकता था। तो फ्लैट क्लोजिंग एक्सपायरी के दिन आज देखने को मिली है। बिल्कुल। और अब हम हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट के अविनाश गोरक्षकर, जिनसे हम जानेंगे कि कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा। बहुत स्वागत करेंगे अविनाश सर जी बिजनेस पर आपका। मेरा पहला सवाल ये होगा कि मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए मार्केट का नजरिया कैसा देख रहे हैं आप? दीपक जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि ऊपरी लेवल पे 18,000 का जो लेवल है, वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और जिस प्रकार से अभी एफआईएस की लिक्विडिटी मार्केट से निकल रही है, काफ़ी बिकवाली देखने को मिली है। नियर टर्म में तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा। नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो अभी वापस सारा अटेंशन मैक्रो नंबर्स पे आना चाहिए। हमारा मानना है कि इंडेक्स को लेके एक छोटी दायरे में आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। हालांकि कल फ्रेश एक्सपायरी है, मार्च का पहला दिन है, तो मार्केट किस प्रकार का ट्रेंड दिखाता है वो हमको सुबह के सेशन में देखने को मिलेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया मेरे ख्याल से ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होना चाहिए। काफी सेक्टर्स और काफी कंपनीज अभी अच्छे लेवल्स पे आए हैं। अगर निवेश की बात करें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट इंडेक्स को लेके हो सकता है कि थोड़ी वोलेटिलिटी आपको नियर टर्म में देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ही अपनाना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। सर एक और सवाल मेरा ये होगा कि पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर किसी को कुछ खरीदना है तो आप कौन सा शेयर रिकमेंड करेंगे?
देखिए पोजिशनल पिक के लिए हमको इंडियन होटल्स पसंद है। इंडियन होटल्स का स्टॉक आज ऐसे बाज़ार में भी काफ़ी अच्छे दायरे में चल रहा था। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम अगर हम देखें तो 308 का प्राइस है, यहाँ पे 320 का टारगेट प्राइस आप लगा दीजिए और 302 का स्टॉप लॉस लीजिए। कम से कम 8 से 10 दिन के लिए कंफर्टेबली ये टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। मीडियम टर्म के लिए भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जिनको 8 से 10 दिन का नज़रिया लेना है, 302 का स्टॉप लॉस और 320 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे पोज़ीशंस एक पोजिशनल व्यू के लिए बना सकते हैं। सर अब शो में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं जो उन्होंने हमारे साथ सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, एसएमएस के जरिए भेजे हैं। तो पहला सवाल है कमल दुबे का, भोपाल से इन्होंने भेजा है। इनके पास बर्जर पेंट्स के 300 शेयर हैं, 580 के भाव में इन्होंने लिया था। क्या राय रहेगी इस पर आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पेंट सेक्टर में डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर दिख रहा है। थोड़ा-सा दिक्कत तीसरे क्वार्टर में सारी पेंट कंपनीज़ ने एक्सपीरियंस की है। नॉट ओनली बर्जर बट इवन एशियन पेंट्स के नंबर्स थोड़े-से नेगेटिव आए थे। लेकिन हमारा मानना है कि आने वाले साल में होपफुली एक बार रूरल डिमांड पिकअप होती है, क्रूड के प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज़ होते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के लिए जगह रहेगी। तो नज़रिया अगर कम से कम 12 से 15 महीने का है, तो इन्वेस्टर को यहाँ पे ये एक शेयर होल्ड करना चाहिए। लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स तो अभी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने के लिए यहाँ पे पोजीशंस बने रहे, यही राय रहेगी। यानी 12 से 15 महीने तक के लिए होल्ड करके रखें, ये राय है आपकी। अगला सवाल है प्रयागराज से प्रवीण मिश्रा का। ये बैंक ऑफ इंडिया के इनके पास 3000 शेयर हैं, 96 रुपए 50 पैसे के भाव से इन्होंने लिए थे। क्या राय रहेगी सर इनके लिए? देखिए बैंकिंग में हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही जो सेक्टर का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आ गया। यहाँ पे सारे सरकारी बैंक्स ने नंबर्स बहुत ही मजबूत तरीके से दिखाए। तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी नंबर्स अच्छे दिखाए, कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी थी और हमारा मानना है कि अगले साल भी बैंकिंग का जो सेक्टर है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो क्रेडिट ग्रोथ जो 15-16% है, इससे ये मालूम होता है कि रिटेल और कॉर्पोरेट कैपेक्स डिमांड अभी काफ़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा समय यहाँ पे स्पेंड करिए। यहाँ पे ज़रूर आपको कॉस्ट प्राइस आपका मिलेगा और अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे कम से कम 6 टू 12 मंथ्स टाइम फ्रेम होल्ड करते हैं। बिल्कुल। सर अगला सवाल आ रहा है भुवनेश्वर से सुशांत बेहरा का। इनके पास आईटीसी के 188 शेयर हैं, 313 के भाव पे। तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए, इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। आज भाव करीबन 385-87 है और आईटी से एक ऐसा शेयर है जिसने तीसरे क्वार्टर में बहुत ही दमदार नंबर दिखाए। इनफैक्ट इनका पेपर बिज़नेस हो या होटल बिज़नेस, एफएमसीजी, ये सारे बिज़नेसेस में बहुत अच्छा नंबर दिखा है। इनफैक्ट सिगरेट बिज़नेस ने भी अच्छी खासी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और जो जो आउटलुक था आने वाले क्वार्टर के लिए और साल के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, करीबन 450 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए और तब तक मत नहीं बेचिए, तब तक 450, 445 का एक टारगेट नहीं मिलता, जो करीबन 6 से 12 महीने में आपको मिल सकता है। तो 6 से 12 महीने में टारगेट जब तक हिट ना हो तब तक आप बने रहिए। अगला सवाल बीकानेर से आ रहा है विनोद कुमार का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। विनोद, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैंने मजगांव डक का शेयर लिया है 800 के भाव में, 50 शेयर है सर। तो क्या राय रहेगी अविनाश सर, मजगांव डॉक पर 50 शेयर है इनके पास 800 के भाव पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कंपनी तो अच्छी चुनी है, लेकिन थोड़ा-सा ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है। मेरे हिसाब से अगर इनका नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का है, तो डिफेंस इंडस्ट्री में जो फ्लेवर और जो फ़ोकस गवर्नमेंट का है, इससे यही पता चलता है कि आगे भी बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे। ऑलरेडी 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, एग्ज़ीक्यूशन बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा लंबे समय यहाँ पे निवेशित रहिए, आपको अपना कॉस्ट प्राइस ज़रूर मिलेगा, बट हो सके तो थोड़ा-सा वो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया कम से कम 12 से 18 महीना रखना यहाँ पे ज़रूरी है। बिल्कुल विनोद, सुना आपने, 12 से 18 महीने का नजरिया आपको रखना है। और अगला सवाल हमारे पास आया है लखनऊ से कुमार बच्चन का। पूछिए सवाल कुमार बच्चन। नमस्कार सर, मैं कुमार बच्चन बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरे पास अशोक लेलैंड के 3000 शेयर्स हैं, 131 की बाइंग है, और जोमेटो के मेरे 3200 शेयर्स हैं और उसकी एवरेजिंग मेरी 66 की है। दोनों शेयर्स को मैं होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल के लिए, मुझे कोई इशू नहीं है। क्या प्रोस्पेक्ट है कि मैं इसको होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं सर? 2 शेयर हैं सर इनके पास, अशोक लेलैंड और जोमेटो। जोमेटो के 3000 शेयर हैं,
जो कि इन्होंने लिए हैं 3,200 के भाव से। देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले शेयर के बारे में बात करूं तो अशोक लेलैंड इनको होल्ड करना चाहिए। इनका जो परचेस प्राइस है वो काफी अच्छा एंट्री लेवल प्राइस है और मुझे लग रहा है कि साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो कम से कम 175 180 का टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर बहुत अच्छी तरह से तेजी में चल रहा है। करीबन 25-30% से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। प्लस ये डिफेंस में भी बहुत बड़े प्लेयर है, तो अशोक लेलैंड में पोजीशन होल्ड करें। दूसरा शेयर इनका जो है वो ज़ोमैटो है। मुझे लग रहा है कि देखिए, ज़ोमैटो एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अभी भी कोई कामकाजी मुनाफ़ा नहीं कमाया और आने वाले कम से कम 2 या 3 साल के लिए लॉस में ही रहेगी। मेरे ख्याल से अभी भी मौका है थोड़ा-सा लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाए। अगर ये चाहे तो बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो बहुत एक अच्छा विकल्प है, जो करीबन ₹55 में मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर साल भर का नज़रिया कोई लेता है तो करीबन 74 या 75 का प्राइस आपको मिलेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ज़ोमैटो में स्विच करें और अशोक लेलैंड में पोज़ीशन होल्ड करें। बिल्कुल, ज़ोमैटो में स्विच करें और अशोक लेलैंड में होल्ड करें। मेरा अगला सवाल आया है सर राकेश का, जो मथुरा से इन्होंने पूछा है। आईआरसीटीसी के 300 शेयर हैं इनके पास 852 के भाव से, इनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, रेलवे सेक्टर में ये जो आईआरसीटीसी का बिजनेस है वो बेसिकली एक क्वासी मोनोपोली है। इंटरनेट टिकटिंग जो हम बुक करते हैं वहां पे इनकी पूरी मोनोपोली है और ये बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। करीबन 50 से 60% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन्स इस बिजनेस से मिलते हैं। अभी कोविड के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, गाड़ियों का मूवमेंट अभी चालू हो गया। प्लस इस बार जो रेलवे बजट अनाउंस किया था, इससे यही लगता है कि और नई गाड़ियां आईआरसीटीसी अपने नेटवर्क में चलाएंगे। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो थोड़ा सा करंट लेवल पे ये एवरेज भी कर सकते हैं और करीबन 12 टू 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी एवरेज कम हो जाएगी, प्लस इनको रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है मेरे ख्याल से थोड़ा सा एवरेजिंग की जरूरत है। करंट प्राइस का फायदा उठाइए और 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे पोजिशन होल्ड करें। बिल्कुल, करंट प्राइस का फायदा उठाइए और 1.5 साल का नजरिया रखिए। अगला सवाल हमारे पास आया है सर पंजाब से निशांत का। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के शेयर हैं, 500 शेयर हैं इनके पास, 160 के भाव में इन्होंने लिए थे, तो क्या राय रहेगी इनके लिए? देखिए, यहाँ पे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान है और ऐसे काफ़ी निवेशक हैं जो ऐसे शेयर में अटके हुए हैं। मेरे ख्याल से देखिए, ज़्यादा उम्मीद यहाँ से रखना ज़रा मुश्किल वाली बात रहेगी। हालाँकि यहाँ पे ऑलरेडी एम्बेसी ग्रुप के साथ इनका करार हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार का प्राइस डैमेज उनको हो गया है, मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अगर ये रियल एस्टेट में रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि डीएलएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। डीएलएफ एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जहाँ पे ऑर्डर बुक भी अच्छी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे स्विच करने की ज़रूरत है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से निकल जाना ही ठीक रहेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से निकल जाना बेहतर रहेगा। तो अगला सवाल सर मुंबई से आया है अंजना श्रॉफ का। इनके पास फैक्ट के 100 शेयर हैं, 354 के भाव पे इन्होंने लिए थे, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पे नंबर्स अगर हम फैक्ट के देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा-सा पेशेंस यहाँ पे निवेशक रखता है, तो ये केमिकल और फर्टिलाइज़र की एक कॉम्बिनेशन वाली कंपनी है। कंपनी एक बहुत बड़ा स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जो कैप्रोलैक्टम कहा जाता है, जो बेसिकली टायर सेक्टर में यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार की तेज़ी हमको टायर सेक्टर में दिख रही है क्योंकि ऑटो सेक्टर चल रहा है, तो इसमें डेफ़िनिटली कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का अवधि ये पकड़ते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली करीबन 400 सवा 400 का प्राइस टारगेट भी मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, यही राय रहेगी। बिल्कुल, एक और सवाल आया है सूरत से भावेश मोदी का। एलआईसी हाउसिंग है इनके पास, 500 शेयर हैं, 390 के भाव पे लिए थे इन्होंने, क्या करना चाहिए सर इनको? देखिए, एलआईसी हाउसिंग भी मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक नेगेटिव विकल्प है क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक चला नहीं। तीसरा तिमाही भी जब आया तभी बहुत उम्मीद से नीचे नंबर्स आ गए। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी निकलने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप चाहे तो कैनफिन होम्स जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी है और जो सेपरेटली लिस्टेड है, वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो एलआईसी हाउसिंग से निकल जाए। एलआईसी हाउसिंग से निकल जाइए, ये आपका जवाब है। अगला सवाल छिंदवाड़ा से आया है विनेश का। एमएमटीसी के 100 शेयर हैं इनके पास, 59 के भाव में इन्होंने लिए थे, क्या करना चाहिए सर एमएमटीसी को लेकर?
देखिए एमएमटीसी में भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव कट आ गया है। हालाँकि देखिए इन्होंने काफ़ी बड़ी एक्विज़िशन की है, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट में आया नहीं है। मेरे ख़्याल से देखिए सरकारी कंपनीज़ में ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इन्वेस्टर्स के फ़ेवर में नहीं है। तो यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। मेरे ख़्याल से अगर इनको सरकारी कंपनीज़ में निवेश करना है, तो एमएसटीसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एमएसटीसी बेसिकली गवर्नमेंट की एक ई पोर्टल प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड कंपनी है। और अभी जो रिसाइक्लिंग का डिसीजन आ गया है कि अप्रैल से सरकारी गाड़ियां को पूरी तरह से रिसाइकिल किया जाएगा, इसका फायदा एमएसटीसी को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि एमएसटीसी में डेफिनेटली निवेश करें। यहाँ पे स्विच करते हैं तो साल भर के नजरिए से अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एमएसटीसी में निवेश करने की सलाह है। अगला सवाल बेंगलुरु से है सर नयन जैन का। इन्होंने रूपा के 100 शेयर लिए हुए हैं 250 के भाव से, और एक और है कि लक्स इंडस्ट्रीज के भी 20 शेयर इनके पास हैं 1700 के भाव से। तो इन पर क्या रहेगी दोनों शेयर्स पर? देखिए अभी हाई इन्फ्लेशन के कारण दोनों कंपनी जैसे लक्स एज वेल एज रूपा, इनके मैनेजमेंट्स ने कहा है कि डिमांड थोड़ी कमजोरी में दिख रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। वर्क फ्रॉम होम जब हुआ करता था तभी डिमांड तो कम थी, लेकिन अभी लोग ऑफिस में जाने के बावजूद डिमांड कम हो चुकी है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो अभी भी काफी एलिवेटेड है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 4 महीने के लिए हो सकता है कि थोड़ी कमजोरी देखने को मिले, लेकिन रूपा और लक्स की अगर हम बात करें, तो दोनों शेयर्स बुरी तरह से पिट गए हैं। और अभी जो लेवल दिख रहा है, वो मेरे ख्याल से दिखलाता है कि मोर और लेस सारे नेगेटिव्स प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखिए, 6 टू 12 मंथ्स। कॉटन के प्राइसेज़ अभी कम हो रहे हैं, कॉटन यार्न के प्राइसेज़ कम हो रहे हैं, तो इसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो 6 टू 12 मंथ्स के नज़रिए से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, बोथ रूपा एज़ वेल एज़ लक्स। देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। कल से वायदा कारोबार की नई सीरीज की होगी शुरुआत। मार्च सीरीज की शुरुआत करेंगे और अच्छी बात है कि मार्च सीरीज की शुरुआत थोड़े हल्के नोट पर होती हुई दिखेगी, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनकी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की पोजीशन आज खत्म हो गई होगी और कल के लिए रोल ओवर नहीं हुई होगी। यानी कि नई सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर होती दिखेगी, न सिर्फ ट्रेडर्स की बल्कि एफआईज की तरफ से भी। अब जो कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और जो कुछ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहले शुरुआत करने के लिए तो आज डायरेक्शन आपको ग्लोबल मार्केट से मिलेगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 85 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे, यानी कि थोड़ी हरी निशान के साथ आज अमेरिकी बाजारों में कारोबार होने की है उम्मीद। देखते हैं कैसा कारोबार होता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह के नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सपोर्ट रेंज है 17,350 17,450, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 17,650 17,750, ये 100 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आपको रुकावट आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,400 39,600, अब ये आपके लिए कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 40,500 से 40,700 की रेंज ऐसी होगी जहां पर आप बैंक निफ्टी में रुकावट आते हुए देखेंगे। तो ग्लोबल संकेतों के दम पर करेंगे शुरुआत, हल्के बाजार, उसके बाद फ्लोज एफआईज की तरफ से ये डिसाइड करेंगे कि नई सीरीज की शुरुआत किस तरह से हो सकती है। लेकिन अगर थोड़े भी ग्लोबल मार्केट ठीक रहे तो एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद कल बाजार ऊपर आने की आप उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। तो आज ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कल ऑप्शन के जरिए कहां मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। देखिए कल ऑप्शन के जरिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है। मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली और अभी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है वहां से दोनों तरफ के व्यू बन रहे हैं। तो दो स्टॉक मेरे रडार पे आए हैं, एक तेजी की तरफ का और एक मंदी की तरफ का। तो जो पहला स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 215 वाला कॉल 6 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 7.5 से 8 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया के 215 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब में 2900 का पुट 90 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉक में लग रहा है यहाँ से थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके लिए 2900 का पुट खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए 70 रुपए का और ऊपर में टारगेट 110 रुपए से लेके 120 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित जी आपका इस ऑप्शन को बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और अविनाश जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लॉन्ग टर्म के नजरिए से कौन से शेयर में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं आप? दीपक जी, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी का सिलेक्शन हमको अच्छा लग रहा है। कंपनी का नाम है आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी ये कंपनी बेसिकली मरीन इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियल सॉल्ट एज वेल एज ब्रोमाइन बनाती है। बहुत कम कंपनी इंडिया में है जो ब्रोमाइन बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है। यहाँ पे एंट्री बैरियर्स भी बहुत बड़े होते हैं। इस कंपनी ने पिछले साल 1100 करोड़ पे करीबन 190 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन पहले फर्स्ट 9 मंथ्स में, दैट इज रनिंग ईयर FY23 में, इन्होंने बहुत दमदार नंबर दिखाए। करीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू तो इन्होंने ऑलरेडी 9 महीने में रिकॉर्ड किया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 240 करोड़ हो गया। इनका तीसरे तिमाही के नंबर्स की बात करें तो इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर में करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो पिछले दिसंबर में करीबन 50 करोड़ था। मार्जिन ये करीबन 40% के कमाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने बहुत अच्छा और बड़ा एक्सपेंशन डेरिवेटिव्स ब्रोमाइन में प्लान किया है, जो अगले साल कमीशन होगा। हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 30-31 रुपए की अर्निंग आएगी, और उसके साल दैट इज FY24 के लिए करीबन 53 से 54 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। करीबन हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी 750 का टारगेट प्राइस आपको 12 से 15 महीने में मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक, जो करीबन 12 से 15 महीने में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, तो इसी के साथ बाजार आजकल में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।